एंड एवरीथिंग। तो हम लोग थोड़ा टाइम सेव कर रहे हैं, कल हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलिप्स, इलिप्स अगेन ऑब्वियसली कॉनिक से पूरा कनेक्टेड ही है और बहुत इजी लगेगा। अब चीजें थोड़ी इजी लगेगी। चलो पहला चीज आप सबको, क्योंकि अब चीजों से आप लोग कंफर्टेबल हो गए हो, क्वेश्चन बने या ना बने चीजें पता चल गई है, ये है। तो देखो 2 डिग्री कर्व अपने पास, सबके पास ये पता ही है अपन को, ये होता है ए एक्स स्क्वायर 2h(x)y बी वाई स्क्वायर 2g(x). ठीक है लक्ष्य, महेंद्र जी, 2f(y) + c = 0। अच्छा, यही 2 डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब होता था जब आप इसमें डायगोनल में ए बी सी और इधर एच जी एफ और इधर भी एच जी एफ ये लिख देते थे। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये 2 डिग्री का पेयर ऑफ लाइंस कहलाता था, जिसको हम लोग क्या करते थे, अब वो थोड़ा मैं रिवाइज भी करवाते जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा 2 डिग्री करवाए और आपको बोला जाए स्ट्रेट लाइन निकालो, हालांकि नहीं निकालने आता है, नॉर्मली एंगल के क्वेश्चन ही आते हैं। तो एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता था, जब जब ये स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, तो नॉर्मली एंगल का फॉर्मूला ये होता है ना, 2√h² - ab/b। ठीक है, और यही स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली आप डिक्लेयर कर सकते हो, यही स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री तब होती थी, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री तब होता था जब a + b 0 हो जाता था। दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y²। बट इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं ना, डेल्टा। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन दैट 2 डिग्री इक्वेशन कैन बी पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। बट अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के साथ साथ अगर एच स्क्वायर की वैल्यू, इसका ट्रिक मैंने बताया था उस दिन भी जब कॉनिक पढ़ रहे थे अपन, जब सॉरी पैराबोला पढ़ रहे थे, कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो इलिप्स है, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो पैराबोला है, और अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है तो, सॉरी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो हाइपरबोला है, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो पैराबोला है। तो इसका ट्रिक याद होगा आप लोग को, जब ई लेस देन 1 होता था, इसेंट्रिसिटी 1, तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है, मतलब ये हाइपरबोला की कंडीशन है। और ई इक्वल E टू 1 equals होता to है 1. तब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। तो दिस इज कंडीशन फॉर एलिप्स। तो बेसिक लेवल पे अगर उनको पूछने का मन हुआ जेई वालों को तो ऐसा वो पूछ सकते हैं, बट अभी के फिलहाल स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, और जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में अगर ऐसा हो रहा है कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर लेस देन 1 है और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब ओनली वी कैन से दैट इज एन इलिप्स। नाउ सेकंड कैटेगरी की इलिप्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा जूम कर करके दिखा देता हूँ, ये पूरी चीज मैं लिखवाने वाला था, मैं बोला कौन टाइम वेस्ट करेगा, चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को फोकस करना है वो है बेसिक डेफिनेशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज भूले ना, तो एग्जाम हॉल में तो आप ना, ऐसा हो सकता है कि देखो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन आप भूले हो तो उसके क्राइटेरिया अलग है प्रूफ करने के, वो फिर आपको वैसे याद करके जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज से कनेक्टेड आप भूलते हो ना, तो उसके आप डेफिनेशन से कनेक्ट करके निकाल सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई दो फिक्स पॉइंट है प्लेन में, और ये दो फिक्स पॉइंट के कंपेयर में कोई ऐसा मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है, पी पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि F1 से, ये फिक्स पॉइंट से, और F2 से इसका डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, इसके डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। जैसे पी पॉइंट मूव करते करते इधर आए क्यूब की तरफ, तो क्यू एफ टू और क्यू एफ वन के डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल पी एफ वन और पी एफ टू के डिस्टेंस का सम 10 है, और क्यू एफ टू और क्यू एफ वन का भी डिस्टेंस का सम 10 है, तो हम उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी तमाम पॉइंट ऐसे मूव कर रहे होंगे प्लेन में, जिनके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर सेम आता है, तो उसके पॉइंट का लोकस जो होता है ना, वो इलिप्स कहलाता है। और इलिप्स की शेप आप लोग हु बहू बहुत ज्यादा आप लोग देखे ही हो, डेली लाइफ में देखते हैं हम लोग, शेप ऑफ एग इज एन इलिप्स। इलिप्स का परफेक्ट शेप अर्थ नहीं है, वो इलेप्टॉइडल है। ठीक है अर्थ। तो एक ये शेप होता है, और भी एग्जांपल्स है, रब्बी के जो गेम्स होते हैं, रब्बी गेम्स, उसमें जो बॉल होती है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलिप्स। तो अगर आप लोग वो बेसिक वीडियो देखे होगे ना, तो ये सब मैंने कवर किया उसमें। नाउ अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, लोकस हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे पी पॉइंट है एच के का, ठीक है, हाँ, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम उस जैसे पैराबोला में हम लोग नॉर्मली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ही पढ़ रहे थे पूरा डिटेल में, वैसे ना इलिप्स में हम लोग उन वो उसका पढ़ेंगे जो जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिनका फोकस एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। तो नॉर्मली हमें वो पढ़ना है। एक तो देखो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इलिप्स। अगर मैं इलिप्स के शेप को एक्स एक्सिस में रख दूं, उसके फोकस को, फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, क्योंकि आप लोग कॉनिक में पढ़ चुके हो पैराबोला के टाइम में भी।
कि फिक्स पॉइंट को हम लोग कॉनिक फोकस बोलते हैं। तो अगर हम ये फोकस को, इसके फिक्स पॉइंट को, फोकस को एक्स एक्सिस में रख दें तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और यही फिक्स पॉइंट को अगर हम वाई एक्सिस में रख दें तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। तो नॉर्मली कंपलसरी नहीं है, बट नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एलिप्स से ही क्वेश्चन आता है, बट दैट इज नॉट कंपलसरी ना, तो हम लोग इसीलिए डिटेल में हॉरिजॉन्टल एलिप्स पढ़ेंगे, बट ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्ट कनेक्शन आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं यहाँ तो बताऊंगा ही कि आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं उसी हॉरिजॉन्टल एलिप्स को वर्टिकल एलिप्स के साथ, अगर फोकस को मैं वाई एक्सिस में रख दूं। तो यही दो चीज हमें मेजरली पढ़ना है, और शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक एलिप्स का शेप ये ले लिया मैंने, इसका दो फिक्स पॉइंट ये एक्स एक्सिस में रख दिया मैंने, और ये जो दो फिक्स पॉइंट जिसको फोकस बोलते हैं, फोकस से जो लाइन होते हुए जाती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो फोकस जो होते हैं ना वो ऑलवेज सिमेट्रिक टू ईच अदर विद रेफरेंस टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट है F1, उतने ही डिस्टेंस पे F2 भी रहेगा। तो इसको मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया कि ये सी सी डिस्टेंस पे F1, तो F2 भी सी, ये कंडीशन है ना, इलिप्स के लिए कंडीशन होती है। तो F1 के कोऑर्डिनेट रहेंगे c,0, F2 के कोऑर्डिनेट रहेंगे -c,0। तो अगर मुझे इसका लोकस निकालना है ये कर्व का, तो ये कर्व का कोई भी पॉइंट लीजिए, एच के ले लीजिए, और एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। तो मैं ये लिखा हुआ भी हूँ, pf1 प्लस pf2 का सम कांस्टेंट है। अब मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि कांस्टेंट 2a कैसे आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायग्राम पीछे वाला पोर्शन दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रहा। अब देखो मैंने इसके लिए क्या किया हुआ है, ये मेरा डायग्राम है। ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक। जब भी कोई भी कॉनिक उसके ही एक्सिस से टकराता है तो हमेशा वर्टेक्स देता है, जैसे हम लोग पैराबोला में भी देखे थे। ठीक है, ये होता है एकदम बेसिक्स, जितना आपका बेसिक क्लियर है आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पैराबोला का जैसे ही वर्टेक्स उसके एक्सिस से सॉरी, ये पैराबोला का जैसे ही कर्व उसके एक्सिस से टकराता था हम लोग उसको वर्टेक्स बोलते थे ना। तो यहाँ पर नॉर्मली इस कॉनिक के इस इलिप्स के दो वर्टेक्स आते हैं, एक ए और एक ए डैश। तो क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक रहता है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे, जितना वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में उतना ही वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ए पॉइंट ओरिजिन के कंपेयर में या सेंटर के कंपेयर में अगर a,0 पे मैं ले रहा हूँ, लेट अस अज्यूम दैट लेंथ इज a,0, तो a डैश भी हो जाएगा -a,0 पे। पूरा सिमेट्रिसिटी का लॉजिक है ना इलिप्स में। फिर f1 अगर मैं c,0 पे ले रहा हूँ तो f2 हो जाएगा -c,0। नाउ अब मैं आपको ये बोल रहा था कि इलिप्स का डेफिनेशन क्या है, इसके कर्व के किसी भी पॉइंट से अगर आप फोकस तक का डिस्टेंस ले रहे हो और उसका सम कर रहे हो तो कांस्टेंट आता है। तो जैसे मैंने ना एक काम किया, यहाँ पर क्यू पॉइंट ले लिया, तो आपको पता है क्यू एफ टू प्लस क्यू एफ वन का सम भी क्या होगा, कांस्टेंट। वो पता नहीं मुझे क्या आता है, वो मैं प्रूव करूंगा कांस्टेंट आता कितना है। फिर पी एफ टू प्लस पी एफ वन, इनके भी डिस्टेंस का सम क्या आएगा, डिस्टेंस का सम, ये भी आएगा कांस्टेंट। फिर आपको पता है कॉनिक का ही तो पॉइंट है ना ये ए, ये कॉनिक, ये इलिप्स का ही तो पॉइंट है ए। तो आपको पता है ए एफ टू प्लस ए एफ वन का भी सम तो क्या आएगा, कांस्टेंट। वो पॉइंट ए से आप एफ टू तक जाइए, फिर वो पॉइंट ए से एफ वन तक जाइए, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, कांस्टेंट। ऐसा बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो आपको पता है ये लेंथ सी है, ये लेंथ पूरा ए है, ये देखो ये लेंथ पूरा ए है। ठीक है, तो ए एफ वन क्या हो जाएगा, देखो डायग्राम से ए एफ वन ए माइनस सी। और ये देखो डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस सी है, तो ए एफ टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ, तो देखो ए एफ टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस सी, और एफ वन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस सी। तो सी और सी विल गेट कैंसल आउट, तो ए एफ टू प्लस ए एफ वन की वैल्यू आती है 2a। तो अगर कोई दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम, इसी कॉनिक के डिस्टेंस का सम फोकस से अगर कांस्टेंट आ रहा है, वो 2a आ रहा है, तो फिर सबके लिए इक्वल हो जाएगा। पी एफ टू प्लस पी एफ वन भी कांस्टेंट वही 2a होगा, क्यू एफ टू प्लस क्यू एफ वन भी वही 2a होगा, सब 2a होंगे। तो दैट इज द रीजन हम लोग, जो मैं पिछले स्लाइड में लिखा था यहाँ पर, वो यही लिखा था कि पी एफ टू प्लस पी एफ वन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और कांस्टेंट 2a आती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, h यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वही h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर, h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू 2a। अब h की जगह x और k की जगह y से रिप्लेस करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ये सब कर लिया। अब आपको पता है 2-3 बार स्क्वायरिंग करना पड़ता है, वो कैसे करना रहता है, बेटर रहता है, ये बेटर है अगर आप ऐसा करते हैं तो। ये वाले ये वाला कंटेंट को ना आप आरएचएस में भेज दीजिए, कोई एक स्क्वायर रूट को आरएचएस में भेज दीजिए, एंड देन स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग करने के बाद चीजों को सिंप्लीफाई कीजिएगा, फिर अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसा कंटेंट आएगा।
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये ऐसा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो फोकस फिक्स्ड है तो सी फिक्स्ड रहेगा, और उसके कारण जो कॉनिक बन रहा है, कॉनिक का जो वर्टेक्स है वो भी फिक्स हो जाएगा, ए डैश और ए। तो ए लेंथ पूरी फिक्स हो गई है, सी लेंथ फिक्स हो गई उस पर्टिकुलर कॉनिक के लिए, सी लेंथ फिक्स हो गई है। तो ए कांस्टेंट है, मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो करोगे तो वो भी एक लेंथ आएगा, उस लेंथ को बी बोला जाता है। और वो लेंथ कुछ और नहीं कहलाता, ओरिजिन से लेकर ये वर्टिकल डिस्टेंस तक की लेंथ कहलाता है। तो इसी को क्यों बोलते हैं बी, इसको भी हम अलग तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि इसी को क्यों बोलते हैं, कि बी जो होता है, बी का स्क्वायर वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही क्यों होता है। ऐसा ही क्यों है कि ये वर्टिकल लेंथ ही बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एक और छोटा सा प्रूफ है, बट आप उतना डिटेल में मत जाओ, प्रूफ में अगर जाना चाहते हो तो जो मैंने वीडियो भेजा है उसमें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये आ रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय, ये कौन सा इलिप्स है, ये वो इलिप्स है जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होता है, जो एक्सिस जहां से फोकस पास हो रही है ना, दोनों फोकस को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिलेगी, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस। तो वो एक्सिस जब जब वो कॉनिक को टकराती है तो वर्टेक्स देती है ए और ए डैश। तो ए और ए डैश की लेंथ को वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, वो ज्वाइनिंग है ऑलरेडी, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज मेजर एक्सिस। एंड ये बी और बी डैश, ये बी और बी डैश, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2b रहती है और मेजर एक्सिस की लेंथ 2 है इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ना 2a मेजर एक्सिस की लेंथ माइनर एक्सिस की लेंथ से बड़ी होती है, और ये एक कंडीशन है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए कि a ग्रेटर देन b होता है। तो जितना अच्छा अपन हॉरिजॉन्टल एलिप्स को समझ पाएंगे उतना डिटेल में आप अपने आप वर्टिकल एलिप्स आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो वर्टिकल एलिप्स में उल्टा हो जाता है, बी लेस देन ए होता है ना, ए बी ग्रेटर देन ए होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये एक रिलेशन है जो हमें काम का है कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिलहाल ये इसको हम लोग बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए, तो देखो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आती है। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स तब है, ये इलिप्स आप देख के नहीं पहचान पाओगे, अगर मैं ए और बी की वैल्यू नहीं दिया हूं तो आप देख के नहीं पहचान पाओगे कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं दे रहती। जैसे ही ए और बी की वैल्यू दी है, और अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हॉरिजॉन्टल, और अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो वर्टिकल। ठीक है, चलो 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 ठीक है, इसमें लास्ट में ना एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो, इट इज एन सेकंड डिग्री इक्वेशन विथ पावर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर इवन, एंड दैट इज द रीजन जब भी कोई भी कर्व का एक्स और वाई का पावर इवन आता है ना, तो वो पूरा कर्व अगर एक्स का पावर इवन है, यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हो ना, बोथ आर इवन है, हेंस इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सॉरी एक्स का स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, उल्टा होता है चीजें थोड़ी, अगर एक्स में स्क्वायर है या एक्स का पावर इवन है, तो आपको पता है ग्राफ ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऐसा क्यों, एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो जो आउटपुट आएगा 2 पे, वही एक्स की वैल्यू -2 डालने पे भी आएगा। तो आप देखना ये वर्टिकल वाई एक्सिस के अबाउट एक्स में जो पॉजिटिव वैल्यू पे जो आउटपुट आ रहा था वही एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे भी आएगा, इसलिए ग्राफ ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और अगर वाई पे पावर इवन है, 2 हो 4 हो 6 हो कुछ भी इवन पावर है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है, उल्टा होता है ना। तो दैट इज द रीजन कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसीलिए आपको दिख रहा है। ये इनडायरेक्टली प्रूफ भी था कि ग्राफ क्यों सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस, और ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन यही कहलाता है जिसका ए बी से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, इसी के ऊपर में मेजर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। चलो आगे बढ़े, तो ये सब ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से डिटेल में कवर हुआ है। मुझे जो मेन कवर करना है ना, मैं वो कवर करने जा रहा हूँ। वो अब हम लोग थोड़ा इसके पूरे पैरामीटर्स में आ जाते हैं, इसके क्या क्या, इस इलिप्स के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। अब देखिए, जितना वर्टेक्स, इसके दो डेफिनेशन होते हैं। एक तो डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, कोई ऐसा पॉइंट जो दो फिक्स पॉइंट से मूव ऐसा कर रहा है कि उसका डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आ रहा है, एक ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन वो होता है जो स्टैंडर्ड कॉनिक का डेफिनेशन अपन पहले देख चुके हैं, कि कोई पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से, कोई पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो इक्वल मेंटेन करते हुए चल रहा है। तो पी एफ वन, जिसको मैं पी एस बोलता था वहां पर, अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई मानते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो इस टाइप के कॉनिक का जो कर्व मिलेगा हमें, अगर वो रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर वो रेशियो लेस देन 1 आ रहा है, अगर ये रेशियो लेस देन 1 आ रहा है,
तो दिस कॉनिक इज नोन एज एलिप्स। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन। तो इस अनदर डेफिनेशन से हम लोग कुछ चीजें रिप्रेजेंट करने वाले, वो क्या? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, उस समय भी हम लोग इस चीज का डिस्कशन किए थे जब कॉनिक पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे ना, जब कॉनिक पढ़ रहे थे, कॉनिक स्टार्ट किए थे, तब भी इसका डिस्कशन किए थे कि हमेशा जो फिक्स लाइन रहेगी वो कर्व के पीछे रहती है, कर्व के पीछे, या आप बोल सकते हो कि फोकस के ऑपोजिट साइड रहेगी, ऐसा। तो ना, ये जैसे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के कंपेयर में अगर ये फोकस इधर है, क्योंकि इलिप्स का दो फोकस होता है, तो कॉमन सेंस कह रहा है ये कि दो डायरेक्ट्रिक्स आएगी। अब वो कैसे आएगी? फोकस के पीछे या कर्व के पीछे। तो जैसे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इस पोर्शन के पीछे एक डायरेक्ट्रिक्स आएगी यहाँ पर, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ठीक है, तो इस पोर्शन के पीछे एक और डायरेक्ट्रिक्स आएगी जो कि फोकस के पीछे रहेगी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो देयर आर टू डायरेक्ट्रिक्स, तो दो डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। अब इस चीज को समझते हैं हम लोग कि दो डायरेक्ट्रिक्स, हम उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे और उसका डेफिनेशन। पहले तो हम लोग समझ लिए कि डेफिनेशन, एक और जो हम लोग को समझ में आया कि जैसे ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये कोई मूविंग पॉइंट है, और ये कोई फिक्स लाइन है, तो पी एस अपॉन पी एम अगर ई है और ई लेस देन 1 है, तो दिस इज अ केस ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हम लोग कॉनिक के टाइम में, जब कॉनिक में स्टार्ट कर रहा था तभी मैं बता दिया था। इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? वर्टेक्स, सॉरी, सेंटर से वन फोकस तक का डिस्टेंस, एक फोकस तक का डिस्टेंस, जैसे सी यूनिट ले लिया मैंने यहाँ से, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली, जैसे मैंने ये फोकस ये वाला लिया ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा वर्टेक्स है? ये ए वाला है। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो वर्टेक्स है ना, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग ना, गलती से भी ये वाला मत ले लेना, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि जैसे ये फोकस लिया था मैंने सी, तो अगर आप ये भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होती। ये भी ए यूनिट है तो आप बोलोगे ये सी यूनिट है, तो ओरिजिन से हम लोग ये फोकस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ले रहे हैं। बट मैं बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही दो पार्ट में इलिप्स को ब्रेक करके रखो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वो दो पार्ट के थ्रू ना अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स आती है, इसीलिए। तो हम लोग अगर ये वाला पार्ट की बात करें ना, तो हम लोग इसी के वर्टेक्स को ले रहे हैं, और इसी के वर्टेक्स से फिर हम डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। तो ई इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, तो सी इज इक्वल टू हो जाता है ए इंटू ई। ये इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन है ना, सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू ई। तो आपको पता है फोकस का कोऑर्डिनेट, ये आपको याद रखना है ना, सी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस का कोऑर्डिनेट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है ए कॉमा जीरो, तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास फोकस टू का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो। अब होता क्या है, हमने बोला कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को हमने ऐसा बढ़ा दिया, और ये देखो एक डायरेक्ट्रिक्स होगा जो कि इसके पीछे ही होगा ऑब्वियसली। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस फोकस से ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस डायरेक्ट्रिक्स में। और मैं चाहता हूँ इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, अभी मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं है, तो मैंने क्या किया, पी एफ वन, ये ऐसा देखो, पी एफ वन अपॉन पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा इसेंट्रिसिटी ई। तो पी एफ वन अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई है ना। अच्छा, अब आपको पता है, ऐसे करके ना आप ये चीज को ना आगे जाके मैं यूज करूंगा, इसको हम लोग फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। एनी पॉइंट से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, उसको वैसे ना निकाल के आप ऐसा निकालो कि फोकस से एनी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, वो कुछ और नहीं होता, इसेंट्रिसिटी टाइम्स उसी पॉइंट से, मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस। तो इसको फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो आगे जाके मैं यूज करने वाला हूँ। फिलहाल मेरा सवाल ये था कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन में कैसे निकाल। तो आपको पता है इसी कॉनिक का ये एक पॉइंट है ए, ठीक है। तो ए से एफ वन तक का जो डिस्टेंस होगा, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए से एन तक का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो भी तो इसेंट्रिसिटी रहेगा। तो आप यहां से निकाल सकते हो एन तक का, एन पॉइंट का, या तो आप एन पॉइंट निकाल लो, या तो आप ए एन का डिस्टेंस निकाल लो। तो मैं ना ए एन का पहले डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, ये सब चीजें ना आगे जाके मेरी स्लाइड्स में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बस। तो देखो, ए एफ वन आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, व्हाट इज ए एफ वन। ये जीरो से लेकर एफ वन तक का लेंथ सी है, और जीरो से लेकर वर्टेक्स तक का लेंथ ए है, तो ए एफ वन विल बी वॉट, ए माइनस सी, ठीक है। तो ए एफ वन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू ई टाइम्स ए एन, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर ए एफ वन की वैल्यू डाल देता हूँ, ये हो गई ए माइनस सी इज इक्वल टू ई टाइम्स ए एन। मैं निकालना चाहता हूँ ए एन, तो ए एन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सी की जगह मैं पुट कर देता हूँ ए माइनस ई, अभी अभी, सॉरी, ए, अभी अभी मैंने प्रूव किया था, ये देखो, सी इज इक्वल होता है ए। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ सी की जगह ए माइनस ए ई।
आरएचएस में एक ई मल्टीप्लाई में था, तो ई को यहाँ डिवाइड कर दिया, इक्वल टू आ गया ए एन। अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया ए बाई ई माइनस ए इज इक्वल टू आ गया ए एन। ये आ गया ए एन की लेंथ। ए एन की लेंथ आ रही है वर्टेक्स से लेकर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस है वो आ रही है ए बाई ई माइनस ए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ओरिजिन से लेकर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ। सपोज ओरिजिन से लेकर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ 5 यूनिट है, तो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 5, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही तो रखे हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ निकाल रहा हूँ ना। तो ओरिजिन से लेकर ए तक की लेंथ है, वर्टेक्स तक की लेंथ है ए यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ए, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अभी मैंने निकाला ए बाई ई माइनस ए। तो ये दोनों को ऐड कर लो, जैसे आप ये दोनों को ऐड करोगे तो ए और ए विल गेट कैंसल आउट, तो फाइनली लेंथ आएगी ए बाई ई। तो ओरिजिन से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ ए बाई ई है, इसीलिए ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए बाई। तो ऑब्वियसली जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इधर है वैसी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इधर आएगी। अगर ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है तो फिर इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए बाई। तो दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए बाई। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा जीरो, एक होता है माइनस ए कॉमा जीरो, एक होता है ए कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए बाई, तो दूसरा होता है x इक्वल टू माइनस ए बाई। फोकस के सॉरी फोकस तो हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा जीरो, तो दूसरा होता है माइनस ए कॉमा जीरो। उसको हम लोग मेजर एक्सिस भी बोलते हैं, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट भी बोलते हैं, उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट होते हैं 0 कॉमा बी, और एक होता है अपना 0 कॉमा माइनस बी, और इसीलिए हम लोग माइनर एक्सिस के लेंथ को हम लोग बोलते हैं 2b यूनिट। ठीक है, फिर डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक्सिस ऑफ द इलिप्स से परपेंडिकुलर चलती है। फिर एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होते हुए जाता है उसको हम लोग बोलते थे लेटस रेक्टम। फिर एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होते हुए जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग फोकल कॉर्ड। फिर एक ऐसा कॉर्ड या एक ऐसी लाइन, कॉर्ड ही बोलना चाहिए, कॉर्ड जो सेंटर से होते हुए जाएगा, इसको सेंटर भी बोलते हैं ना इलिप्स का, सेंटर से होते हुए जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। ऐसा इसको डायमीटर बोला जाता है। ये जो भी लाइन जो सेंटर से होते हुए जा रही है ना, और उस लाइन को डायमीटर बोला जाता है। फिर फोकल के ये जो फोकस है इसके एंड पॉइंट ये रहा, जैसे ये मैंने फोकल कॉर्ड बनाया, सॉरी लेटर सेक्टम बनाया, तो लेटर सेक्टम ऐसे टाइप के दो आएंगे और दोनों की लेंथ सेम होगी, भले दोनों के इक्वेशन अलग अलग होंगे। लेटर सेक्टम के इक्वेशन के क्वेश्चन तो आते नहीं है नॉर्मली, बट लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देयर आर टू लेटर सेक्टम हुज लेंथ आर सेम बट देयर एंड पॉइंट्स आर नॉट सेम, ऑब्वियसली देयर एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट। तो लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ये अब हम लोग देख लेते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज ना नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं आपको ये पूरा पीडीएफ तो सेंड कर दूंगा। जब भी आपको लिखने उखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसके नोट्स को पढ़ते रहेंगे, और जब भी आपको लगता है याद नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट वहीं से पढ़ लेना। अब इसको ही सेंटर लेके और रेडियस ए यूनिट लेके, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ लेके, उसका रेडियस लेके, और सेंटर में इलिप्स का ही सेंटर ले लो जो कि 0 0 था, अगर उसको सेंटर लेके और रेडियस ए यूनिट लेके अगर एक सर्कल बनाऊं, तो वो सर्कल जो रहेगा, चलो ये दिखाई देता हूँ, उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं इलिप्स का। ये देखो ये रहा। तब ये पूरा डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, जो मैं बता रहा था इतना डिटेल में, वो पूरा यहाँ दिया हुआ है। हाँ, इसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, ये जो डॉटेड दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, ये तो कोई डायमीटर मैं बता रहा था अभी आप लोग को, ये रहा। ये तो कोई डबल ऑर्डिनेट, ये, और ये तो पहले ही आप लोगों को पता ही है। यही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से होते हुए जाए तो इसको हम लोग बोलते थे लेटर सेक्टम। ये तो कोई फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी डिस्कस किए, जिसकी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू a ये बाई। डायमीटर का लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? नहीं, डायमीटर का लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता, अगर रह जाए तो फिर पता क्या हो जाता है वो, सर्कल। एकदम से तो सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, इसको लेके ना एक बार नवीन ऋषि, इस चीज को लेके एक बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हूँ पूरा डिटेल में। वही जो आप बोल रहे थे ना अभी, उसी चीज को लेके अभी है आगे जाके। और क्या बताना था मुझे इसमें, सब चीज तो मैंने बता दिया। हाँ, लेटस एटम की लेंथ वो भी आप लोग बहुत जल्दी निकाल सकते हो अगर आपको इलिप्स का इक्वेशन आता है तो, और वो आता ही है एक्स स्क्वायर बाय वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फोकस तक की लेंथ है ये होती है ए, और ये है लेटस एटम का हाफ लेंथ, ये हाफ है ना, इसको मैं एल ले लेता हूँ। तो आपको पता है ये L1 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, L1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास ए ई
कॉमा स्मॉल एल, ये L1 का कोऑर्डिनेट आ गया। ये L1 का कोऑर्डिनेट को आप इलिप्स में पुट कर देंगे तो आपको स्मॉल एल की लेंथ मिल जाएगी। पुट करेंगे ना तो स्मॉल एल आ जाता है बी स्क्वायर बाय ए। अब उसका डबल कर देंगे ना आप, डबल, तो ये हो जाएगा लेटर सर्कम की लेंथ, ये होता है 2b स्क्वायर बाय ए। तो इसीलिए आप देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। ये आपको ना L1 के जो कोऑर्डिनेट हैं, ये देखो, इसीलिए वो ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी स्क्वायर बाय ए। बहुत कंपलसरी है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट याद रह लेता है तो बहुत अच्छी बात है। लेटर सर्कम के एंड पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। और ये वर्टेक्स तो हम लोग डिस्कस कर लिए, ये भी डिस्कस कर लिए, फोकल कॉर्ड भी डिस्कस कर लिए। एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से होते हुए जाती है उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। वही फोकल कॉर्ड आप लेटर सेक्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो जाती है तो लेटर सेक्टम कहलाती है। और लेटर सेक्टम का दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी है कि एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होते हुए आता है तो उसको भी हम लोग लेटर सेक्टम बोलते हैं। और बाकी सब तो हम लोग शायद डिस्कस कर लिए मेरे ख्याल से, और कुछ तो नहीं बचा है इसमें। हाँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये भी आपको ऐसी कॉमन सेंस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ज्यादा बेटर है ना, अगर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसा याद कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप वो भी लिख सकते हैं इसका उल्टा भी। वो क्या, कि एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ ए कॉस थीटा और वाई की जगह मैं पुट कर देता हूँ ए साइन थीटा। तो अगर एक्स की जगह मैं ए कॉस थीटा, वाई की जगह ए साइन थीटा पुट करूंगा, बी साइन थीटा सॉरी मैं पुट करूंगा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बट बेटर ये रहता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही कि ये वाला याद करो, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। पैरामेट्रिक तो क्या आप अपने मन से बना सकते हो ना, तो ये भी आप अपने मन से लिख सकते हो, ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर ये है, इससे पता नहीं क्यों एक्यूरेट और मतलब कभी दिक्कत नहीं होती ए कॉस थीटा बी साइन थीटा से। दिक्कत तो इससे भी नहीं होती है, बट ये याद रख लो, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर। और ये देखो, ये बाहर एक जो सर्कल दिख रहा है वो ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑब्वियसली अगर मैं रेडियस ए यूनिट लेके बना रहा हूँ एक सर्कल, तो वो सर्कल फिर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से होते हुए जाएगा ही नहीं, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, तो बी यूनिट को टच नहीं करेगा, उससे ऊपर रहेगा। ये ऑब्वियसली हो गया। तो दिस काइंड ऑफ सर्कल इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। और ऑक्सिलरी सर्कल का जो रेडियस होता है वो ए यूनिट होता है, ठीक है। और आगे जाके इसकी डिटेल और समझ लेंगे। और कुछ है इसमें बताने लायक? ये पूरा टर्मिनोलॉजी है इलिप्स का, नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा हम लोग टाइम सेव कर लिया, डायग्राम वायग्राम बना के मैं पहले से ही करवाती हूँ, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं एक बार, कुछ इसमें छूटा तो नहीं है, एक बार पॉइंट रीड कर लेते हैं। लाइन कंटेनिंग टू फिक्स पॉइंट इज मतलब फिक्स पॉइंट का मतलब है फोकस, फोकस को फोकाई भी बोलते हैं। इस कॉल्ड फोकल एक्सिस, और एक्सिस भी बोला जाता है ना, फोकल एक्सिस भी बोला जाता है या एक्सिस भी बोला जाता है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद फोकल एक्सिस आर कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ द इलिप्स, ऑब्वियसली। और ये भी, हाँ, ये एक छूट गया था, अच्छा हुआ पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो फोकस के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ठीक है, बाकी सब चीज तो कवर हो गई है। टू इज नोन एज मेजर एक्सिस की लाइन, टू बी इज नोन एज माइनर एक्सिस की लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक सेकंड। हाँ जी, तो देखो, ये भी पता होना चाहिए कि जब भी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, पहली बात तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, पहली बात तो ये। और जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर बना देते हैं। तो सेंटर ऑफ द इलिप्स मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के इंटरसेक्शन से ही आता है। चलो और आगे बढ़े अपन। एनी कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, एक तो ये हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। हाँ, एनी कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू इट। हाँ जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से होते हुए जाती है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है इस कर्व में, इसीलिए कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से होते हुए जाती है, पहली बात उसको डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर ना सेंटर से बाइसेक्ट होता है, बट इनकी लेंथ हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। ये एक और डायमीटर है, बट इसकी लेंथ प्रीवियस लेंथ से मैच नहीं करेगी। तो ऐसा, तो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। एनी कॉर्ड थ्रू फोकस इज कॉल्ड, ये तो हो गया ना। एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर, ये भी हो गया अपना डिस्कशन। और क्या है, पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट
थ्रू फोकस और अ पर्टिकुलर फोकल कॉर्ड, हाँ ये भी तो हो गया स्मॉल लेटर सिस्टम। चलो ये सब पॉइंट कवर हो गए। इंपॉर्टेंट पार्ट जो छूट गया था हमारा वो ये था, फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। हाँ जी, अब आते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। तो मैंने बोला था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, या सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था ना ये, सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेमी माइनर एक्सिस के लेंथ का ये साथ ही कनेक्शन है इनका। तो सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो इसेंट्रिसिटी का एक डेफिनेशन होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, ये होता है। तो ई इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। तो क्योंकि मुझे सी का वैल्यू तो नहीं पता बट सी स्क्वायर का पता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर ई इक्वल टू सी बाय ए है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा और यहाँ से मेरे पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। जैसे ये वाली वैल्यू पुट करोगे सी स्क्वायर की तो ये आता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो जो आप बोल रहे थे ना ऋषि अभी थोड़ी देर पहले, वो ये रहा, ये पॉइंट है। इसको लेके पूछा था बट मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं क्वेश्चन क्या था जेई का, बट बहुत इजी सा आया था इतना याद है, 2 लाइंस के ऊपर में कुछ आया था। तो इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले का शुरुआत कहाँ से होता है, E इज इक्वल टू सी बाय ए से। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इस चीज को प्रूव करते हैं हम कि इसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। ऑब्वियसली बी की लेंथ ए से छोटी है तो बी स्क्वायर बाय बी बाय ए भी 1 से छोटा आएगा, तो बी स्क्वायर बाय स्क्वायर भी 1 से छोटा आएगा। जब 1 को आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरा रिजल्ट फिर से 1 से छोटा ही रहेगा। तो दिस इज अगेन प्रूफ की इसेंट्रिसिटी क्यों 1 से छोटी होती है। नाउ अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज समझते हैं, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं बोल देता हूँ सी जीरो की तरफ है, जीरो की तरफ मतलब सी अप्रोचेस टू जीरो, है ना। तो आपको पता है ये मैंने फोकस बनाया F1 और F2। तो अगर सी जीरो की तरफ है तो F1 और F2 बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, आने दो। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। अगर सी जीरो की तरफ है तो इसेंट्रिसिटी भी जीरो की तरफ होगी। ठीक है, ये रही, इसेंट्रिसिटी भी जीरो की तरफ होगी। अच्छा, इसेंट्रिसिटी जीरो की तरफ क्योंकि मैं सी को जीरो की तरफ ले जा रहा हूँ, तो इसेंट्रिसिटी का ये देखो एक और फॉर्मूला ये मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पर भी इस चीज को वेरीफाई करवाना पड़ेगा मुझे। तो ये इसको जीरो की तरफ ले जाना है, इसका मतलब बी को ए की तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी तो बी और ए एक दूसरे को काटेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो बी ए की तरफ पहुंचेगा, बी ए की तरफ मतलब अप्रोक्सीमेटली बी और ए इक्वल होने लग जाएंगे। अच्छा, बी और ए इक्वल होने लग गए इसका मतलब ये बन गया सर्कल। तो दिस इज द रीजन कि जब इसेंट्रिसिटी जीरो की तरफ पहुंचती है ना तो इलिप्स ना सर्कल की तरफ अप्रोच करता है, मतलब वो बी की वैल्यू ए की तरफ एक्सटेंड। आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हैं ना इस चीज को, बहुत अच्छे से फील कर सकते हो इस डायग्राम से। ये देखो, अगर ये दोनों के फोकस को, बाकी सब चीजें मैं फिक्स रखा हूं, बस ये दोनों के फोकस को मैं क्या बोलूंगा, कंप्रेस कर रहा हूँ, एक दूसरे की तरफ ले जा रहा हूँ। तो आपको नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ तरफ दोनों तरफ स्ट्रिंग आ गई है और दोनों के एंड पॉइंट को कोई खींच रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा कि फोकस अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है, अगर मैं एंड पॉइंट को फिक्स रखता हूं तो ये तभी पॉसिबल है जब माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट को आप एलोंगेट करेंगे, खींचेंगे। तो जब आप ई को जीरो की तरफ ले जाएंगे ना तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट ना ए यूनिट की तरफ जाएंगे, बी से ए यूनिट की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे और उस समय ये ऑक्सिलरी सर्कल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक सर्कल बन जाता है वैसे केसेस में। तो हम लोग इसलिए जो स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ रहे थे, इसेंट्रिसिटी जब जीरो होता है तो सर्कल कहलाता है, यही था रीजन। अगर ये वाला पॉइंट आया था शायद जे में, जो मुझे याद आ रहा है, अगर सी की वैल्यू ए की तरफ पहुंचती है, इफ सी इज अप्रोचेस टू ए, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है सी बाय। अगर सी की वैल्यू ए की तरफ पहुंच रही है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 की तरफ पहुंचेगी। अच्छा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 की तरफ पहुंचेगी, इसका मतलब हमको तो यही बताया गया था ना कि वो पैराबोला होता है ना। तो हम क्या देख पाएंगे पता है, यहाँ पर पैराबोला नहीं आता है, क्योंकि एग्जैक्ट वन में ना पैराबोला होता है, एग्जैक्ट वन में। लेकिन जब इसेंट्रिसिटी ना बहुत नजदीक है जीरो की तरफ, तो वो इलिप्स का जो शेप है ना वो अर्थ के शेप के जैसा हो जाता है, जिसको हम लोग इलेप्टॉइडल बोलते हैं। जो सर्कल, जो गैलीलियो ने बताया था कि वो सर्कल होता है इलिप्स, बट वो सर्कल नहीं था, वो इलेप्टॉइडल था, थोड़ा सा चपटा रहेगा, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। तो ई जब जीरो की तरफ है ना तो वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं रहता, अप्रोक्सीमेटली सर्कल कहलाता है।
वैसे जब e अप्रोचेस टू 1 होता है ना, तो वो पैराबोला नहीं बनता, वो पता है आपको, एक लाइन बन जाता है, लाइन सेगमेंट, यहाँ लिखा भी होगा, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ ये चीज। अगर c a के तरफ है, c की वैल्यू a के तरफ अप्रोच कर रही है, देन टू फोकाई टेंड्स टू कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो जो दोनों फोकस है वो वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स के पास जाके कोइंसाइड हो जाएंगे, क्योंकि सी की वैल्यू ए की तरफ जा रही है, तो फोकस ए की तरफ मूव कर रहा है ना, वर्टेक्स की तरफ। तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 की तरफ पहुंचेगी। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को 1 की तरफ पहुंचाना है तो इस फॉर्मूले से भी आप कनेक्ट कीजिए, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को 1 की तरफ पहुंचाना है तो फिर कंपलसरी की बी की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, बी की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, तो फिर से आप इलिप्स की शेप में आ जाओ। इलिप्स की शेप में ये देखो, ये दोनों को दबाओ, दोनों तरफ से, नीचे और ऊपर से, इसको दबाओगे तो पूरा इलिप्स एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि माइनर एक्सिस की लेंथ बचेगी ही नहीं, वो 0 की तरफ पहुंच रही है। तो दैट इज द रीजन कि ये एक लाइन सेगमेंट की तरफ मूव करता है। पेयर ऑफ लाइन नहीं बोलूंगा, एक लाइन सेगमेंट की तरफ, जिस जो एक्सिस ऑफ द इलिप्स ही है वो एक लाइन ही कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो इस टाइम में वो शेप ना एक लाइन बन जाता है। यहाँ लिखा भी होगा, हेंस इलिप्स गेटिंग थिनर एंड थिनर एंड टेंड्स टू अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू फोकाई। टेंड्स टू है ना, देखो एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा है इसीलिए। और कहा है, और कहा है, ये देखो उसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, ये ऊपर भी मैं लिखा हुआ हूँ। ई अप्रोचेस टू 0 है ना, देन टू फोकाई कम्स क्लोजर टू फॉर्म द सेंटर। ठीक है, यहाँ लिखा होगा कहीं पर, ये रहा, इलिप्स गेटिंग थिकर एंड थिकर एंड अप्रोचेस टू सर्कल है, देखो एरो बना है, अप्रोचेस टू सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनेगा। चलो, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं था, बट पता होना चाहिए, ऐसी थिंकिंग अपने को आनी चाहिए। अब देखो, वो लेटस एटम की लेंथ मैंने बता दी आपको, 2b² बाई ए आती है, एक्चुअली ऊपर और नीचे की लेंथ b² बाई ए आती थी, तो इसके कारण वो 2b² बाई ए आता है। इसको उसी तरीके से प्रूव किया गया है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, ये इलिप्स में ये इलिप्स में अगर आप इसके एंड पॉइंट के फोकस के एंड पॉइंट को लेके चलते हैं, और ये इलिप्स के एंड पॉइंट को अगर आप एल ले लेते हैं और उसको पुट करते हैं, तो यू विल गेट b² बाई ए। तो b² बाई ए की लेंथ को आप डबल कर देंगे तो लेटस एटम आ जाएगा। हेंस, अब फाइनली देखिए, एक अपने को फॉर्मूला ये आना चाहिए, सेंट्रिसिटी का ये होता है 1 - b² बाई ए²। इसी को सिंप्लीफाई करो ना, तो ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये भी थोड़ा मतलब मेमोराइज रहे तो ठीक रहता है। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो b² इक्वल टू हो जाता है a² इंटू 1 - e²। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो हो गया, ये पूरा बेसिक्स था। क्वेश्चंस इसके आने वाले, हाँ 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 हाँ, यस। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके बारे में मैं डायग्राम बनवाया हूँ शायद, यस, ये रहा डायग्राम। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है आपको, एक आपको पैरा इलिप्स लेना है, इलिप्स का कोई रैंडम पॉइंट आपने लिया, रैंडम पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करो, दोनों फोकस से। आप क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना ना, दोनों फोकस के लिए खुद के वो है डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल टू a बाई, तो इसका होगा x इक्वल टू माइनस a बाई। तो इनके पास खुद का फोकस, जो खुद फोकस कैरी कर रहे हैं उनके पास खुद का डायरेक्ट्रिक्स है, तो आप ये ना इस रैंडम पॉइंट से आप उनके कॉरस्पॉन्डिंगली डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये होता है PM1, और जैसे मैंने PM2 लिया। तो मैं चाहता हूँ PS1 और PS2 का डिस्टेंस देखना। ठीक है, तो PS1 और PS2 का डिस्टेंस अभी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्रूव किए थे, वो 2a आता है, अब भी प्रूव किए थे इक्वेशन के टाइम में, कि PS1 और PS2 का डिस्टेंस का सम ना 2a आता है, क्योंकि वर्टेक्स से भी हम लोग लिए थे AS1 और AS2 के डिस्टेंस का सम 2a आया था। तो दिस इज द रीजन कि PS1 और PS2 के डिस्टेंस का सम भी 2a होगा। इक्वेशन 1 दे दो। अब PS1 को आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो क्या, PS1 इज नथिंग बट दैट इज E टाइम्स ऑल्सो, PS1 इज व्हाट, PS1 अपॉन PM इज इक्वल टू होता है E, और वो कौन सा PM, PM1। तो PS1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E टाइम्स PM1। ठीक है, अब देखना, देखिए मैंने P पॉइंट को क्या लिखा हुआ है, x1, y1, लेट अस टेक P पॉइंट एज एनी पॉइंट ऑन दिस इलिप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो P पॉइंट अगर x1 y1 है, मैंने रैंडमली लिया हुआ है, मेरा मुद्दा ये है कि PS1 का डिस्टेंस निकालना, बट मैं उसको डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, मैं उसको ना इलिप्स के डेफिनेशन से निकाल रहा हूँ, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो PM1 विल बी व्हाट, डायग्रामेटिकली मैं सॉल्व करूंगा, PM1 क्या आएगा देखना। ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस आप सबको पता है a बाई ई होता है। ठीक है, और ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस आप सबको पता है x1 है। तो a बाई ई को अगर आप x1 से माइनस करोगे तो PM1 आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट a बाई ई माइनस x1। देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ये रहा, ये देखो PS1
इज इक्वल टू ई टाइम्स है ना, ये ई टाइम्स PM1, और ई तो बाहर लिखा हुआ, PM1 मैंने ऐसा लिख दिया, अब ई को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा A माइनस EX1। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जब आप PS2 निकालेंगे, ये PS2 इज इक्वल टू व्हाट, ई टाइम्स PM2, ई टाइम्स PM2, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है A बाई ई, और फिर ओरिजिन से P तक का लेंथ है X1, तो दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा X1 प्लस A बाई ई, ये हो गया PM2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर A बाई प्लस X1। तो ये हो गया A बाई प्लस X1। अब आप जैसे ही E को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस। अब हुआ क्या, जैसे आप ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो फिर से प्रूव हो रहा है, EX1 कटेगा, फिर से ये आ गया 2 है, तो यहाँ से भी प्रूव होता है ना। बट ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान देना, ये काम आएगा। तो इसका PDF जब आपको सेंड किया जाएगा ना, तो अगर आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाना है तो बना लेना, नहीं तो यहीं से देख के आप लिख सकते हैं, बट याद होना चाहिए। यही चीज पूरी डिटेल में यहाँ पर लिखी हुई। चलो क्वेश्चंस आप लोग करना चालू करें, यही चीज पूरी डिटेल में इसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, ये कहलाती है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अरे यार ये गधे ने सॉल्यूशन भी टाइप कर दिया ना। फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ लेंथ ऑफ द मेजर माइनर एक्सिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। देखो जब तक आपको इलिप्स के बारे में नहीं दिया हुआ है तो आप हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही लेंगे, अभी अच्छा अभी तक हम लोग वर्टिकल भी डिस्कस नहीं किया, वो भी करेंगे अभी, तो हॉरिजॉन्टल ही लेंगे आप, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही है जहां पर मैं ये मान के चलूंगा कि A ग्रेटर देन B है। मुझे ये बोला गया है कि माइनर एक्सिस की लेंथ जो है ना वो फोकल लेंथ के बराबर है, इसका मतलब वो टू टाइम्स ऑफ C के बराबर है। माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2B, ठीक है, तो 2 और 2 कटा, B इज इक्वल टू आ गया C, ये ऐसा हो गया। अब आप एक काम करें, तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो इजी पड़े। इसेंट्रिसिटी के बारे में निकालने बोला, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अपने आप सबको पता ही है, ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये ऐसा। और देखो यहाँ पर ना ये जो लेंथ आ रही है ना B इज इक्वल टू C, ये C मतलब क्या था याद है ना, फोकस तक का डिस्टेंस, मैंने बोला था ना ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस होता है, तो आप C की जगह ना A भी पुट कर सकते हो, ठीक है, अभी अभी प्रूव भी किए ना। तो E की वैल्यू B बाई A होती है, इस वैल्यू को ना आप यहाँ पर पुट कर दो। E अगर B बाई A है तो यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो आप तो ये हो जाएगा 2B स्क्वायर बाई A स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2B स्क्वायर, ये आ गया रिलेशन। अब इस रिलेशन को फिर से मैं यहाँ लाके पुट कर देता हूँ तो मेरे को इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। मैंने क्या किया, दोनों फॉर्मूला यूज किया ना, E इज इक्वल टू C बाई ए, मतलब देखो आपको पता है ए इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ पर जो बोला गया वो यही बोला गया था, ये देखो ये 2 टाइम्स ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ फोकल लेंथ तक के डिस्टेंस के इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए होगा, तो ये देखो यहीं से 2 और 2 कटा, तो मैंने ई को लिख दिया बी बाई ए, यस। और इसेंट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला पता है मुझे, तो वहां से मैंने ई की वैल्यू पुट किया वापस, ये बी बाई यहाँ पर पुट किया, सर यहाँ से बी मैंने बाय ये, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अगर ई स्क्वायर लिखे तो ई के टर्म में वो नहीं बन जाएगा क्वाड्रेटिक टाइप का? हाँ बनता है ना, सर तो वहां से भी तो आ जाएगा। हाँ वो तो डायरेक्ट भी निकलता है ना, ये देखो ना, ये बी बाई ए को अगर क्वाड्रेटिक नहीं हो, डायरेक्ट ई की वैल्यू ही आ जाएगी, ये देखो ना। सर वो ई की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट हाँ 1/4। मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लग रहा था ए और बी का कुछ निकालना है, फिर यहाँ ढंग से पढ़ा तो इसेंट्रिसिटी, तो ये डायरेक्ट यहीं से निकाल लो आप, इसेंट्रिसिटी निकालना है, ए और बी का कुछ नहीं निकालना है हमें, ठीक है। तो ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, बी बाई की जगह ई, तो ये हो जाएगा 2E स्क्वायर इक्वल टू 1, यहीं से डायरेक्ट आ गया। ई की वैल्यू एक्चुअली आती है प्लस माइनस 1/√2, तो माइनस होती नहीं इसेंट्रिसिटी, बिकॉज इसेंट्रिसिटी आपको फिर से मैं याद दिला दूं, इसेंट्रिसिटी कुछ और नहीं है, दो डिस्टेंस का रेशियो है, तो जब दो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते तो उनका रेशियो क्यों नेगेटिव होगा, इसीलिए इसेंट्रिसिटी हम लोग नेगेटिव नहीं लेते, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेते हैं, दैट इज द रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन एंड इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक था ये, और क्या है, हाँ जी, यस 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 यस, सॉल्यूशन क्यों टाइप कर दिया यार, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन को ठीक है ना, वो आप लोग फिर भी ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है, और ये एनसीईआरटी में मिसलेनियस में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में, तो खुद से ट्राई करो, देखो सॉल्यूशन ना देखो, पता नहीं कहाँ तक सॉल्यूशन टाइप कर दिया है इसने यार।
ये भी टाइप है। चलो छोड़ो। एन आर्क वे, आर्क वे मतलब आप ऐसे मान सकते हैं टेंट टाइप का। एक टेंट है जो एक सेमी एलिप्स के टर्म टाइप में शेप में, मेजर एक्सिस ऑफ विच कोइंसाइड विद द रोड लेवल। तो उसका जो मेजर एक्सिस है ना, वो रोड लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर, रोड की विड्थ एक्चुअली क्या है, ये रोड है अपना, तो जैसे ये रोड है, तो ये रोड में मैंने टेंट लगा दिया पूरे रोड में। अब रोड की विड्थ जो है ना वो अपनी 10 मीटर है। एक लड़का आया, एक मैन आया, वो वहां पर खड़ा हो गया टेंट में। तो टेंट, लड़के मैन की हाइट 2 मीटर है ना। और वो जैसे ही खड़ा हुआ तो कहाँ लिखा है, जस्ट रीचेज द टॉप व्हेन 1 मीटर फ्रॉम अ साइड ऑफ द रोड। तो जैसा हम लोग यहाँ पर जैसे शेप भी बना हुआ है ना, तो ये शेप के कोई एक कॉर्नर से वो 1 मीटर आया और खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ तो उसका जो हेड है वो इलिप्स के साथ टच हो रहा है, ऐसे ही बोला है। इफ द विड्थ ऑफ द जस्ट रीचेज द टॉप व्हेन 1 मीटर फ्रॉम अ साइड ऑफ द रोड, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द आर्क। तो ग्रेटेस्ट हाइट तो यही आएगी। तो हम क्या करेंगे पता है, इस सिस्टम को पूरा उठा के कार्टेशियन प्लेन में पटक दीजिए, और वहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में पटकने से इक्वेशन चेंज होंगे, बट लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना। मुझे लेंथ ही निकालने बोला है, ग्रेटेस्ट हाइट मतलब मुझे लेंथ ही निकालना है। तो मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ पर ये वाई एक्सिस ले लेता हूँ, और ये पूरा मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये ऐसा। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स से मैं सॉल्व करूंगा, मुझे बी निकालना है। तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जैसा इलिप्स अपना ट्राई करके देखो, बन तो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है वो। मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी, सेमी इलिप्स है तो यहाँ से यहाँ तक की बन लेंथ गया सर, निकालनी। बन गया। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। चलो, ये हो गया 10 मीटर ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यही तो मुझे निकालना है। इसको, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉल बी स्टैंडर्ड इलिप्स। और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या क्या रहेगी, 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट दूर फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर वो पर्सन आके खड़ा हुआ, उसकी हाइट थी 2 मीटर। तो आपको पता है उसका जो हेड रहेगा, उसकी जो हेड है, उसकी हेड के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। उसको अगर मैं पी पॉइंट ले लूँ तो उसका हेड का कोऑर्डिनेट रहेगा 4,2। क्या ये सब कंफर्टेबल हो लक्ष्य इसमें? उसके हेड का कोऑर्डिनेट रहेगा 4,2। बताओ लक्ष्य कंफर्टेबल हो कि नहीं? लक्ष्य गायब है, मनीष। हाँ जी, तो क्योंकि, हाँ जी, तो क्योंकि ये इलिप्स, ये इसके हेड को सेटिस्फाई करेगा, इसका हेड का जो कोऑर्डिनेट है वो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं जैसे 5 4 और 2 पुट करूंगा तो मुझे y मिल जाए, सॉरी b मिल जाएगा। और b आता है 10/3। चलो अब देखिए नेक्स्ट, वर्टिकल इलिप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ वर्टिकल इलिप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिकल इलिप्स के लिए क्या करने हैं, मैं इसका डायग्राम नहीं बनवाया ना, चलो कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। सर्कल से हम इलिप्स बनाएंगे। अरे यार, इससे मैं आप लोगों को बी और सी अप्रोचेस टू जीरो वाला चीज समझा सकता हूँ। चलो ठीक है, ये रहा अपना वर्टिकल इलिप्स। अब वर्टिकल इलिप्स में क्या है, यस है ना, नहीं यार ब्लू कलर मत लो पार्थन, कुछ और सोचो। ट्रांसपेरेंट कलर ब्लैक कहाँ वाला। है? ट्रांसपेरेंट वाला कहाँ है पार्थन? ये रहा। चलो अब देखो, ये अपना वर्टिकल इलिप्स है जहां पर मेजर एक्सिस जो है वो इस बार वाई एक्सिस में रहेगी, और जो अपना माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस में रहेगा इस बार। तो ये रहा अपना वाई एक्सिस। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, वो पैरेलली बनाते रहिएगा ताकि चीजें क्लियर रहते रहे हर चीज में। और ये अपने ऐसे चल रहा है। हम्म, चलो अब देखिए यहाँ पर पूरा सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है ना। ये इस बार ये रहेगा वर्टेक्स, मैं वही नाम दे रहा हूँ ताकि हम लोग को कोई चीज का कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन इस बार वर्टेक्स रहेगा बी और बी डैश, क्योंकि फोकस इस बार है हमारे पास, ये F1 है और ये F2 है। तो फोकस हमारा वाई एक्सिस में है, तो जब भी जो भी लाइन फोकस से होते हुए जाती है उस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द इलिप्स बोलेंगे। तो जैसे ही एक्सिस ऑफ द इलिप्स कर्व से टकराएगी तो उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये ए डैश है। तो ये हमारा 0,b है, और ये हमारा वही है 0,-b। ये वही है 0,a, सॉरी a,0, और ये वही है -a,0। और ये अपना बी डैश है ना, सॉरी ए डैश है।
इसके बाद वर्टिकल इलिप्स के लिए मैं कंडीशन दे देता हूँ कि बी इज ग्रेटर देन ए होता है नाउ। क्योंकि ये वाई एक्सिस में है और ये हमारा सेंटर है ओरिजिन, तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है इस केस में वाई एक्सिस में है वो होता है 0,b ई एंड ये हो जाएगा 0,-b, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है c/a। कब? ये भी तो c लेंथ ही है। कब? जब फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टेक्स से डिस्टेंस। तो c/b आएगा ना यहाँ पर, इस केस में c/b आता है। तो मैं देखो हर चीज में लिखवा रहा हूँ, तो इन केस कुछ कंफ्यूजन रहे, ये मेरे पीडीएफ में नहीं मिलेगा तो ये लिख लेना ना। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से आता है c/b। तो c की वैल्यू आ जाएगी be, ठीक है। और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम 0,c। तो इसलिए c की जगह हम लोग पुट कर दिए be एंड दैट इज द रीजन फोकस का कोऑर्डिनेट जो था वो 0,be या 0,-be रहेगा। चलो दूसरी चीज जो है इसमें वो ये कि सी स्क्वायर जो रहेगा, जैसे वहां पर हम लोग किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था क्योंकि ए बी से बड़ा था, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा होता है। फिर तीसरा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो आएगा वो यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स तो यही रहता है, ऐसा ही रहता है। बट यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा कि बी की वैल्यू ए से बड़ी, मतलब वाई के नीचे बड़ी लेंथ है एज कम्पेयर टू एक्स, ऐसा देखने को मिलेगा। जब आप ऐसा देख पा रहे हैं तो समझ जाइए वर्टिकल इलिप्स का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट चीज जो इसके बारे में वो ये है इसेंट्रिसिटी का दूसरा फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू होता है, जैसे वहां होता था 1-b² तो यहाँ होता है a² ऐसा। वो कैसा, उसका प्रूफ क्या है, वो यहीं से ना, इसका स्क्वायरिंग करो, ये वाली वैल्यू डालो तो देखना यही आएगा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। फिर दूसरी चीज जो वहां पर था, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो वहां पर हम लोग देखते थे वो होती थी x इक्वल टू a बाई, यहाँ होता था। बट यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स फोकस के पीछे रहेगा ना, तो ये रहेगा, ये एक डायरेक्ट्रिक्स मान लो और ये एक डायरेक्ट्रिक्स मान लो ऐसा। तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास और इनका इक्वेशन क्योंकि y एक्सिस से टकराते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वहां पर a बाई ई रहता था, सेमी मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय इसेंट्रिसिटी। यहाँ पर वही सेमी मेजर एक्सिस b है, तो ये हो जाएगा b बाई ई और ये हो जाएगा -b बाई, ये इस तरीके से होगा। फिर लेटस रेक्टम यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगा, ये देखो फोकस से परपेंडिकुलर, ये ऐसा, ये रहेगा हमारा लेटस रेक्टम। तो इसी तरीके से दो लेटस रेक्टम आएंगे, ये ऐसा ही। और उन दोनों के एंड पॉइंट जो रहेंगे ना, इस बार देखिए एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है। जो भी एक्स की चीजें होती है लाइक एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स की कहीं पर एक्स लिखा हुआ है तो आप उसको ना वाई से बदल दीजिए। और और क्या, हाँ, और जहां जहां ए आ रहा था हॉरिजॉन्टल में उसको आप बी से बदल दीजिए तो आप वर्टिकल इलिप्स में पहुंच जाएंगे। तो जैसे इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में वहां आता था c/a हॉरिजॉन्टल में, तो अगर मैं a को b से, c को नहीं बदलना ना, a को बस, जो करना है a के लिए करना है, a और b को, ठीक है। जैसे c स्क्वायर का फॉर्मूला वहां होता था a² माइनस b², तो a और b को इंटरचेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्टिकल इलिप्स में c स्क्वायर का फॉर्मूला b² माइनस a², ठीक है। वैसे ही आप देखिए वहां पर जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता था, वर्टेक्स का वो होता था a,0 और -a,0। तो पहले आप x और y के कोऑर्डिनेट को बदलो, पहले आप बदल दो, कोऑर्डिनेट को बदल दो, तो ये हो गया 0,a। अब आप a को b से बदल दो तो ये अपना वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट तरीका है। जैसे फोकस का कोऑर्डिनेट वहां होता था a,0, तो पहले आप ना यहाँ वर्टिकल में आना चाहते हो तो पहले आप इनको ऐसे बदल दो, बदलने के बाद अब जहां जहां a आ रहा था वहां b लिख दो, तो ये अपना हो गया फोकस का कोऑर्डिनेट y एक्सिस में। अब इसी के सामने प्लस माइनस लगाओगे तो दोनों फोकस आ जाएंगे। तो ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक है जिसे आप हॉरिजॉन्टल इलिप्स से वर्टिकल इलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हो इमीडिएटली। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वहां पर होता था 1-b² बाय a², ठीक है। ये ऐसा ई स्क्वायर का फॉर्मूला 1-b² बाय a²। ए और बी को बदल दो, तो ए और बी को बदलोगे तो ये हो जाएगा a² बाय b²। तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वर्टिकल इलिप्स में होता है। तो बहुत इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर मेजर एक्सिस की लेंथ होती थी 2a, तो यहाँ के लिए आप क्या करोगे, a को बदल दोगे b में, तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाती है यहाँ पर 2b। वहां पर माइनर एक्सिस की लेंथ होती थी 2b, तो b को a से बदल दो तो यहाँ पर माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a। तो बहुत सिंपल सा है। वहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती थी x इक्वल टू a बाई ई, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी, x की जगह y लिखोगे और a की जगह b लिख दोगे, तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू b बाई ई। ठीक है पार्थम,
बहुत सिंपल है याद करने का ट्रिक। पार्थम, मेरे को लग ही रहा था ये सो रहा है। हाँ इमीडिएटली आंसर बताना, ठीक है? पूछो पूछो पूछो। ठीक है। P और Q लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट, P और Q के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। लेटस सर रेक्टम के एंड पॉइंट P हाँ और बता Q। रहा हूँ सर। सर ये हो जाएगा एक पी मिनट ना, बाय आप एक मिनट ले लो टाइम ले लो। उसके पहले मैं महेंद्र से पूछ लेता हूँ। महेंद्र, यहाँ पर लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हुआ? लेटस रेक्टम का लेंथ यहाँ पर। सर ये अच्छा, वहां क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। सर ए बाय बी कॉमा बी, ए बाय बी कॉमा बी। पार्थ सर यहाँ गलत है ना? होगा L कॉमा B। सर ओके। ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी, ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी। ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी। ठीक है, बधाई हो। क्या सर? चलो, आप बताओ लक्ष्य बता सकते हो यहाँ पर लेटस रेक्टम की लेंथ क्या रहेगी हॉरिजॉन्टल एलिप्स ए वर्टिकल में? सर 2a² बाय b। अच्छा नवीन, क्या लगता है आपको? सही। सही है, एकदम सही है। देखो तो ऋषि आपको भी क्लियर है, लेटस रेक्टम की लेंथ यहाँ पर होगी 2a² बाय बी, क्योंकि वहां पर लेटस रेक्टम की लेंथ होती थी ऋषि 2b² बाय ए। तो यस b सर, को a से 2b रिप्लेस स्क्वायर कर दो बाय बस। तो वहां का याद करो, यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा याद करो, वहां आपका याद करो पहले हॉरिजॉन्टल का। अगर हॉरिजॉन्टल का ऐसा सर रहता एंड था पॉइंट क्या फोकस, होगा मतलब वही उसके। बता रहा हूँ एक मिनट, बता ही रहा हूँ। देखो ट्रिक बताता हूँ ना मैं आपको, बहुत जबरदस्त ट्रिक जिससे आप जल्दी याद कर लोगे। फोकस का वहां पर होता था ए कॉमा 0, तो इसके एंड पॉइंट ऐसे आते थे ऋषि, ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है? तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इंटरचेंज करो। ये ऐसा इंटरचेंज कर लिया आप लोग ने एक्स और वाई को। इंटरचेंज करने के बाद अब आप बी को ए से बदल दो ऋषि, जहां जहां बी और ए आ रहा है उनको इंटरचेंज कर दो, और ए को बी से। तो ये देखो ये रहेगा ऋषि एक एंड पॉइंट ना, मतलब अगर आप बोलोगे पॉजिटिव वाला तो क्यू ये रहेगा ऋषि ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बीई। तो पी रहेगा ऋषि जी सर, माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बीई। इसकी लेंथ फिर 2a² बाय b हो जाएगी लेटस हाँ रेक्टम की। हाँ, इसीलिए। और एक आपको ट्रिक बता देता हूँ मैं, लेटर सेक्टम की जो लेंथ रहती है ना, उसका याद करने का भी एक ट्रिक है, और ट्रिक है एक और। एक तो यही ट्रिक है अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो, और एक और ट्रिक है। जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स में था ना ऋषि 2b² बाय ए, तो लेटर सेक्टम की ना लेंथ याद करने का ट्रिक देखो। 2b² बाय ए ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के टाइम में फॉर्मूला था। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो आप ऊपर, तो हो जाएगा 4b² बाय 2a। तो वहां पर आप देखो 2b का होल स्क्वायर बाय 2a आ रहा है, और 2b हमारा होता था माइनर एक्सिस की लेंथ। माइनर एक्सिस की लेंथ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस की लेंथ। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कोई भी इलिप्स आ जाए, हमेशा माइनर एक्सिस की लेंथ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस की लेंथ रहेगी। तो वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है ऋषि, पार्थ, मनीष, लक्ष्य, वर्टिकल इलिप्स में हम लोग ये देखते हैं कि माइनर एक्सिस जो होता था वो 2a रहता है, तो उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस, यहाँ पर उल्टा हो जाता है ना, 2b हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट लेंथ लाइक दिस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद हो जाता है कि लेटरल रेक्टम का फॉर्मूला होता है माइनर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस, तो आप इससे भी कर सकते हैं। कहीं लिखा भी होगा ये वाली बात, मुझे ऐसा लगता है। मैंने छोड़ता तो मैं कोई चीज नहीं ही, छूट गया है क्या? छूट गया है पार्थम, नहीं पार्थम हाँ सर। नहीं छूटा है, ये लिखा हुआ है जी। चलो, और फिर जेई के क्वेश्चन इसके भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा वर्टिकल एलिप्स की इस तरीके से स्टोरी है। आप आराम से हॉरिजॉन्टल का पहले याद कर लो, टेक्निक याद कर लो, और उससे आप बिंदास हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन जब भी आते हैं वर्टिकल के, तो पहले उनके कोऑर्डिनेट्स को बदल दो। बदलने के बाद जहां जहां ए आ रहा है वहां भी लिखो। और क्या, बस वही तो आता है, और क्या होता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दोनों इलिप्स को लेके हिंट लिख दिया गया है, बट कृपया करके ना देखे तो बढ़िया रहेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हाँ बोलो बोलो ना। शेप बना दीजिए सर। चलो ये देखो 30 भी है लिखा हुआ अरे है। सर चलिए जी। स्टार्ट करते हैं। देखो आप सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालोगे, यहाँ पर तो पूरा लिख दिया है इसने, तो मैं यहीं से बता देता हूँ। फर्स्ट कर्व का इसेंट्रिसिटी जो लिखा हुआ है
ये देखो आपको दिख रहा है पहला जो इलिप्स है वो इसमें a की वैल्यू b से बड़ी है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, दोनों को पुट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये पुट किए तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट किए 9/25 और फिर स्क्वायर रूट लिए तो 3/5। इसको स्टोर करके रखते हैं। नाउ इसके बाद सेकंड इलिप्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर ये ए स्क्वायर है 24 और बी स्क्वायर है 49 तो बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स है तो इसके इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होगा इससे तो इसके इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, उल्टा हो जाता है ना, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पर यूज की गई है और वो यूज करके इसेंट्रिसिटी आया 5/7। नाउ इसके बाद का टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि दोनों इलिप्स एक साथ आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हम लोग इसेंट्रिसिटी तो निकाल ली, इसेंट्रिसिटी से हमें मेन हेल्प क्या मिलने वाली है, फोकस में। तो ये देखो जैसे ये एक अपना इलिप्स हो गया हॉरिजॉन्टल और अपने पास एक और अपने पास ये इलिप्स हो गया वर्टिकल। तो ये दोनों इलिप्स की खासियत ये है कि दोनों का सेंटर ओरिजिन है ना, तो इसीलिए हम इसके एक काम करेंगे, एक इसका ये फोकस ये फोकस ये फोकस ये फोकस, ऐसा कोई फोकस है इनके। इसका फोकस हो जाएगा हमारा 0,BE, ये इसका, तो इसकी लेंथ, इसीलिए इसकी सेंट्रिसिटी चाहिए थी क्योंकि इसकी लेंथ तो है हमारे पास, ये और बी तो है। तो ऐसे कर करके आपको सबके ये हो जाएगा -AE,0, जो -AE रहेगा वही उसी से AE,0 आप निकाल लोगे। जैसे 5,0 आ रहा है, -5,0 आ रहा है तो ये 5,0 होगा और ये हो गया 0,-b। अब आप इस तरीके से, क्योंकि ए और ई सबकी रेडी है, ये E2 कहलाएगा हमारा और ये E1 कहला रहा है हमारा, इसेंट्रिसिटी 1। तो हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसा बोल रहा है शायद स्क्वायर लिखा हुआ है शायद वहाँ, या फिगर जो भी है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके एरिया के लिए अब देखिए ये इसेंट्रिसिटी रेडी है, ये सब रेडी है हमारे पास, तो हम लोग इनकी मदद से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सबके कोऑर्डिनेट आ गए तो देखो एक का 0/5 आ रहा है, मैं जो बोल रहा था अभी, और ये भी 0, उसी तरीके से हम लोग इसका बोलेंगे, ये हो जाएगा 0,-5 और सेम उसी लॉजिक से -3,0 और 3,0। तो ये एरिया ऑफ द फिगर जो है ना, ये जो फिगर है, क्योंकि आप देख सकते हो स्लोप के लॉजिक से भी आप देख सकते हो, स्लोप के लॉजिक से आप देखोगे तो ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्वायर नहीं है, तो ये एक रोम्बस है क्योंकि इनकी साइड लेंथ सबकी इक्वल ही रहेगी। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से देख सकते हैं, अगर साइड लेंथ इक्वल है तो एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ डायगोनल की लेंथ का प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो एरिया ऑफ द रोम्बस, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया और इसका 4 गुना कर दीजिए तो यू विल गेट एरिया ऑफ दैट फिगर, जैसा भी आपको माने। तो मैं एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है डायगोनल का फॉर्मूला उससे निकाल रहा हूँ, तो ये 3 + 3 6 इंटू 5 + 5 5 + 5 10, तो इसलिए इसका आंसर आता है 30 स्क्वायर यूनिट। कहाँ गलती हुई थी नवीन आपसे? सर मैं सर वर्टेक्स के पॉइंट को ले लिया था सर। ठीक है, तो एक एक कर लेते हैं अपन बस। एक तो ये दो जो इलिप्स आपको दिख रहे हैं ना, शिफ्टिंग ऑफ द इलिप्स है ये दोनों। तो ये जैसे आप देखोगे तो ये क्या है, x² बाय 20 का स्क्वायर, एक मिनट x² बाय 20 का स्क्वायर प्लस y² बाय 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 12 हो गई, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसको लेके आपको सब निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस की कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम की लेंथ, एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम, सब निकालना है। तो ये हमारा टारगेट है। हाँ जी, अच्छा